नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं श्वसन तंत्र को, और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम श्वसन तंत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण जो भाग होते हैं, फेफड़े, जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उसके बारे में देखने वाले हैं। इसके कारण से वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फेफड़ों के बारे में। हम देखेंगे कि ये जो फेफड़े होते हैं ये कैसे दिखाई देते हैं, कितना इनका आकार होता है और फिर ये अंदर से कैसे दिखाई देते हैं। तो बात करते हैं किसकी? फेफड़ों की। जब हम फेफड़ों का डायग्राम देखते हैं तो ये देखो फेफड़े होते हैं, ये कैसे होते हैं? तो गुब्बारे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, और ये जो गुब्बारे नुमा संरचनाएं होती हैं ये हमारे कहां पर पाई जाती हैं? वक्ष गुहा में पाई जाती हैं। जो हमारा ये मुख्य शरीर है इसको मुख्य रूप से कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कितनी गुहाओं में विभाजित किया गया है? दो। एक तो है ऊपर की तरफ होती है जिसे हम बोलते हैं वक्ष गुहा, और एक नीचे की तरफ होता है जिसे हम बोलते हैं उदर गुहा। और इन दोनों को अलग करने का कार्य कौन करता है? वो करता है डायफ्राम। मान लो कि यह हमारा शरीर है, तो इसमें एक ऐसे डायफ्राम पाया जाता है। इसके नीचे की तरफ तो क्या पाई जाती है? उदर गुहा पाई जाती है, और इसके ऊपर की तरफ क्या पाई जाती है? वक्ष गुहा पाई जाती है। और ये बीच में जो पट्ट है इसी को हम क्या कहते हैं? इसे हिंदी में तो बोलते हैं तनुपट्ट, और वैसे बोलते हैं इसको डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम कहते हैं। तो इस कारण से ये जो आपके फेफड़े होते हैं ये कौन सी गुहा के अंदर पाए जाते हैं? वक्ष गुहा में पाए जाते हैं। ये जो फेफड़े होते हैं इस वक्ष गुहा के अंदर की तरफ सुरक्षित होते हैं। कैसे? क्योंकि बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? पसलियों से बना हुआ एक पिंजरे नुमा संरचना पाई जाती है। कैसी संरचना? पिंजरे नुमा संरचना पाई जाती है। और ये जो पसलियों से बना पिंजरे नुमा संरचना है इन फेफड़ों की क्या करता है? सुरक्षा। क्योंकि ये फेफड़े होते हैं अत्यंत ही क्या होते हैं? कोमल होते हैं, स्पंज के जैसे होते हैं। तो बात करते हैं हम किसकी? फेफड़ों की। तो हम देख रहे हैं किसको? फेफड़ों को। फेफड़े या इन्हें हम क्या कहते हैं? फुफ्फुस या लंग्स। तो हम देखेंगे कि ये फेफड़े क्या होते हैं। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये बात ध्यान रखनी है कि फेफड़े होते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं? वक्ष गुहा में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं भाई? वक्ष गुहा में। कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं भाई? एक जोड़ी होते हैं। वक्ष गुहा के अंदर जो ये फेफड़े पाए जाते हैं इनमें से एक फेफड़े को हम बोलते हैं दायां फेफड़ा, और एक को हम क्या बोलते हैं? बायां फेफड़ा। जैसे यहां पर आप देखोगे तो ये कैसा फेफड़ा है? ये है दायां और ये है आपका बायां फेफड़ा। तो एक तो कौन सा है? दायां फेफड़ा है, और एक हो गया है आपका बायां फेफड़ा। कैसे होते हैं? स्पंज के जैसे होते हैं। कैसे होते हैं भाई? स्पंज जैसे, कोमल होते हैं। कैसे होते हैं? कोमल। और इसके अलावा गुलाबी या हल्के लाल रंग के होते हैं। कौन से रंग के होते हैं? हल्के लाल रंग के पाए जाते हैं। ये फेफड़ों के बारे में एकदम सामान्य जानकारी हो गई है। ये फेफड़े हैं ये गुब्बारे जैसे दिखाई देते हैं। जब इनमें हवा भरती है तब तो ये फूल जाते हैं, और जैसे ही हवा इनमें से निकलती है तो ये थोड़े से क्या होते हैं? सिकुड़ते हैं। तो कैसे होते हैं? गुब्बारे नुमा होते हैं। तो कैसे होते हैं? गुब्बारे नुमा। गुब्बारे नुमा। और गुब्बारे नुमा है आपके त्रिकोणीय होते हैं। कैसे होते हैं?
त्रिकोणीय। देख सकते हो आप यहां पर, जैसे ये फेफड़ा है, तो ये जो फेफड़ा है ये आप देखोगे यहां से यहां पर देखो, ये त्रिभुज के जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? त्रिभुज के जैसा दिखाई देता है। इस कारण कैसा होता है? त्रिकोणीय होता है। ध्यान से देखने की बात यह है कि जो ये फेफड़े होते हैं, इनमें से जो दायां फेफड़ा होता है और ये बायां फेफड़ा होता है, इन दोनों में से आपका दायां फेफड़ा तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा। दायां फेफड़ा क्या होता है? बड़ा। क्यों भाई? देखो ये क्या है बीच में? ये क्या है? हृदय, हार्ट। और ये हल्का सा किस ओर किसका हुआ होता है? बाईं ओर। इसी के कारण से फेफड़ों में यहां पर जो हमारा बायां फेफड़ा होता है, वहां पर एक खांचनुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? खांचनुमा। और इसी के कारण से हमारा बायां फेफड़ा होता है वो तुलनात्मक रूप से दाएं फेफड़े से क्या होता है? छोटा। तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि दायां फेफड़ा होता है, ये क्या होता है? बड़ा। और जो बायां फेफड़ा होता है, बायां फेफड़ा, ये कैसा होता है भाई? छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा। ये जो फेफड़े होते हैं ये लोब के अंतर्गत विभाजित होते हैं। फेफड़ों में क्या पाई जाती हैं? लोब पाई जाती हैं। जैसे ये हमारा दायां फेफड़ा है और ये दायां फेफड़ा बड़ा है, एक तो ये यहां से डिवाइड हो रहा है और इसके अलावा एक यहां से डिवाइड हो रहा है। इस प्रकार से इसमें कितने लोब हो गए हैं? एक, ये दूसरी लोब, और ये कौन सी हो गई है? तीसरी लोब। इस कारण से जो दायां फेफड़ा होता है उसमें कितनी लोब पाई जाती हैं? 3। कितनी लोब पाई जाती हैं? 3। और जो बायां फेफड़ा होता है इसमें यहां पर केवल एक ही दरार होती है, जिसके द्वारा ये कितनी लोब में विभाजित होता है? 2 लोब के अंतर्गत विभाजित होता है। तो कितनी लोब पाई जाती हैं? 2 लोब पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना, दायां फेफड़ा थोड़ा सा बड़ा है, उसमें 3 लोब हैं, और बायां फेफड़ा थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से छोटा है, उसमें 2 लोब हैं। आप तो ये याद रख लेना कि जो हृदय होता है वो बाईं ओर होता है, और क्योंकि बाईं ओर होता है इसके कारण से हमारा बायां फेफड़ा थोड़ा सा क्या हो जाता है? छोटा। क्योंकि दोनों को एडजस्ट करना है, जगह तो समान है और उसमें हृदय को भी रहना है और फेफड़े को भी रहना है, तो दोनों एक दूसरे से सिकुड़ सिकुड़ कर बैठते हैं भाई, तो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। इसके अलावा यदि हम फेफड़ों के आकार के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? आकार। तो वैसे तो आपके त्रिकोणीय होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिकोणीय। इनकी जो लंबाई होती है, फेफड़ों की लंबाई का मतलब क्या हो गया है भाई? यहां ये वाली, यहां से लेकर ये वाली, तो ये लगभग आपकी होती है 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर। फेफड़ों की लंबाई होती है नीचे से ऊपर की ओर, ये होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई मतलब ये वाली हो गई है, यहां से लेकर ये वाली। तो ये जो चौड़ाई होती है ये होती है आपकी 12 से लेकर 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 12 से 15 सेंटीमीटर। इसके अलावा इनकी मोटाई देखें, मोटाई का मतलब यहां आगे से पीछे की ओर, जैसे सामने से हम पीछे की ओर जाए पीठ की ओर, तो ये जो मोटाई होती है ये होती है 7 से लेकर 8 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। तो ये तो हो गई है हमारी क्या? एकदम सामान्य जानकारी कि फेफड़े होते हैं, कहां पाए जाते हैं, कितनी कितनी इनकी जो लंबाई होती है, कितनी इनकी चौड़ाई होती है, कितनी मोटाई होती है, कौन कौन से लोब पाई जाती हैं, कौन सा छोटा होता है, कौन सा बड़ा होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में ये देखो भाई, जैसे मान लो कि ये श्वास नली थी और श्वास नली ऐसे 2 हिस्सों के अंतर्गत डिवाइड हो जाती है। ये एक फेफड़ा हो गया है, ये दूसरा फेफड़ा हो गया है। अब इनके बाहर की तरफ क्या पाई जाती है? ऐसे एक क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आवरण। और उसके ऊपर आपकी क्या पाई जाती हैं? पसलियां पाई जाती हैं। ये नीचे की तरफ क्या है? डायफ्राम है। ये नीचे की तरफ क्या पाया जाता है? डायफ्राम। तो ये जो फेफड़े होते हैं
इन फेफड़ों में क्या पाई जाती हैं? दो परत पाई जाती हैं। इनके ऊपर क्या पाई जाती हैं? परत। और जो परत होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लूरा। क्या कहते हैं? प्लूरा। प्लूरा कहा जाता है। जो क्या होती है? फेफड़ों के चारों तरफ परत पाई जाती है। एक परत होती है वो तो फेफड़ों के जस्ट इसके साथ चिपकी हुई होती है। किससे चिपकी हुई होती है? फेफड़ों से। और इस परत को तो हम क्या कहते हैं? देखो, विसरल प्लूरा। एक तो होती है आपकी किसके साथ चिपकी हुई होती है? फेफड़ों से। और इसको तो हमने क्या कहा है? विसरल प्लूरा। और एक होती है हमारी जो वक्ष गुहा होती है ना, उससे चिपकी हुई। किससे चिपकी होती है? जैसे ये वक्ष गुहा है तो इससे एकदम चिपकी हुई है। प्लूरा की एक सतह होती है, ये इससे चिपकी हुई होती है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। सॉरी, पेराइटल नहीं, इसको हम बोलते हैं थोरेसिक। कौन सी बोलते हैं? थोरेसिक प्लूरा। तो ऐसी दो परत पाई जाती हैं। और ये जो दोनों परत होती हैं, इनके बीच की जो गुहा होती है, इनके बीच में ये जो खाली जगह बच रही है ना, इसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल केविटी बोलते हैं भाई। हिंदी में गुहा बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केविटी। ध्यान रखना है। और इस केविटी के अंदर क्या भरा रहता है? एक तरल पदार्थ भरा रहता है। जैसे यहां पर ये बीच की जो जगह है, इसमें क्या होता है? एक तरल पदार्थ भरा रहता है। कौन सी जो गुहा होती है इसके अंतर्गत? हमारी प्लूरल केविटी। और जो ये पदार्थ तरल पदार्थ होता है, इस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जो फेफड़ों के चारों तरफ क्या होता है? पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, फेफड़ों से एकदम चिपकी हुई जो सतह है उसे तो बोल रहे हैं विसरल प्लूरा, और जो ये आपकी गुहा से चिपकी हुई है, वक्ष गुहा से, उसे बोलते हैं थोरेसिक प्लूरा। इसके बीच की जो जगह है उसे बोल रहे हैं प्लूरल केविटी। और उसके अंदर जो तरल भरा हुआ है उसे हम क्या बोल रहे हैं? हम प्लूरल फ्लूइड। ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है फेफड़ों के चारों तरफ पाया जाता है, और ये फेफड़ों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। इसकी क्या करता है? सुरक्षा। कैसे भाई? क्योंकि फेफड़े होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं? कमजोर होते हैं या बिल्कुल कोमल होते हैं। अगर इनको बाहर से कोई चोट लग जाएगी तो इनके फटने का डर है। कैसा डर है? फटने का। जैसे गुब्बारा होता है एकदम कोमल होता है, हल्का सा कुछ बाहर से लग जाता है तो फूट जाता है, वैसे ये भी कोमल होते हैं। तो बाह्य जो आघात होते हैं उनसे रक्षा के लिए क्या पाया जाता है? ये तरल पाया जाता है। और ये तरल क्या होता है? बाहर की जो चोट होती है उसको क्या कर लेता है? एक तरीके से अवशोषित कर लेता है। चोट के जो वाइब्रेशन है, चोट से जो कंपन होते हैं, उनको क्या कर लेता है? अवशोषित। और उसका बहुत कम प्रभाव होता है, वो फेफड़ों तक ही पहुंचता है। तो एक प्रकार से फेफड़ों की क्या कर रहा है? सुरक्षा कर रहा है। कौन? ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी परतें होती हैं। अब इसके बाद में और क्या चीज है भाई? और क्या ध्यान रखना है फेफड़ों में? तो देखो, जो ये फेफड़े होते हैं, फेफड़े जो हैं ये श्वास नली आ रही है। क्या आ रही है? श्वास नली। और ये फेफड़ों में आ गई है भाई। तो ये तो क्या हो गई है भाई? श्वास नली। क्या हो गई है? श्वास नली। इसके बाद में जब ये दो भागों में विभाजित हो जाती है तब इसको क्या बोल देते हैं? हमें श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी।
ये दाईं तरफ जा रही है, इसके कारण इसको क्या बोल दिया, दाईं श्वसनी। क्या बोल दिया है, दाईं श्वसनी। और ये बाईं तरफ के फेफड़े में जा रही है, इसके कारण इसको क्या बोल दिया, बाईं श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाईं श्वसनी। इसके बाद में जो ये श्वसनी होती है लगातार शाखाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। जैसे एक पेड़ की शाखाएं होती हैं, पेड़ का तना होता है वो मान लो आप क्या है, श्वास नली। जब उसकी शाखाएं बनी तो क्या बन गई हैं, श्वसनी। और उसके बाद में और छोटी छोटी क्या बनती जाती हैं, शाखाएं बनती जाती हैं। जैसे इसकी जो शाखाएं होंगी वो ऐसे लगातार क्या होती हैं, बनती जाती हैं। तो श्वसनी से जो शाखाएं बनती हैं, जो श्वसनी से शाखाएं बनती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक, क्या कहते हैं, प्राथमिक श्वसनी। क्या कहते हैं, प्राथमिक श्वसनी। अब ये प्राथमिक श्वसनी फिर और लगातार क्या होती रहती है, विभाजित होती रहती है। इन्हें हम क्या बोल देते हैं, द्वितीयक श्वसनी। क्या बोल देते हैं भाई, द्वितीयक श्वसनी। भाई श्वसनी विभाजित होकर क्या बनाएगी, प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी विभाजित होकर क्या बनाएगी, द्वितीयक श्वसनी। और ये द्वितीयक श्वसनी भी आगे क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो विभाजित होने से, द्वितीयक श्वसनी के विभाजित होने से क्या बनेंगी, तृतीयक श्वसनी बनेगी। यहां तक आपको ध्यान रखना है भाई, श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी और तृतीयक श्वसनी। अब इसके बाद में ये और लगातार क्या होती रहती है, विभाजित होती रहती हैं और लगातार विभाजित होती जाती हैं। जब ये विभाजित होती रहती हैं तब इनको क्या बोल देते हैं, श्वसनिका। क्या कहा जाता है, श्वसनिका। तो तृतीयक श्वसनी विभाजित होकर किसका निर्माण करेगी, श्वसनिका। और श्वसनिका होती है और लगातार विभाजित होकर, जैसे पेड़ के अंतर्गत शाखाएं आती जाती हैं वैसे इसकी क्या होती है, शाखाएं आती जाती हैं। और अंततः ये समाप्त किसमें होती हैं, और पतली पतली शाखाएं इससे निकल जाती हैं और समाप्त होती हैं ऐसे एक गुब्बारे नुमा संरचना में। किसमें जाकर समाप्त होती हैं, ऐसे गुब्बारे नुमा संरचना में जाकर समाप्त होती हैं। और इन गुब्बारे नुमा संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कुपिका। क्या कहते हैं, कुपिका। या इसको बोला जाता है एल्वोलाई। इन्हें क्या कहा जाता है, एल्वोलाई कहा जाता है। एल्वोलाई कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारी श्वास नली लगातार क्या होती रहती है, विभाजित होती रहती है और अंततः जाकर किसमें समाप्त होती है, वो समाप्त होती है हमारी किसमें, एल्वोलाई में या वायु कुपिका में जाकर क्या होती है, समाप्त होती है। और जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जो गैसें आपकी रक्त के साथ, जैसे हम ऑक्सीजन जो अंदर ले रहे हैं वो आपके रक्त में जाएगी, तो रक्त के साथ जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कौन से स्तर पर होता है, वायु कुपिका के स्तर पर ही होता है। अर्थात एल्वोलाई के स्तर पर ही गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। यदि इसका एक हम डायग्राम देखें, यहां पर तो हमने आपको बना के दिखाया है, यदि इसका वैसे डायग्राम देखें तो हम देखेंगे क्या बन रही हैं। यहां देखो भाई, तो ये आप जब देखोगे तो ये जैसे हमारी क्या थी, ये तो थी श्वास नली, ये तो क्या थी, श्वास नली। फिर ये दो भागों में विभाजित हुई यहां पर, तब इसको क्या बोल दिया, श्वसनी। फिर इससे जब ये मोटी ये वाली जो शाखाएं निकल रही हैं इसको क्या बोल दिया हमने, प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी ये आगे जाकर विभाजित होगी तो द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी यहां जाकर विभाजित हुई तो तृतीयक श्वसनी, फिर अंत में जाकर आपकी श्वसनिका, फिर श्वसन श्वसनिका, और एंड में जाकर ये जैसे गुब्बारे नुमा जो संरचनाएं बन रही है ना, ये आपको जो दिख रही हैं गुब्बारे नुमा संरचनाएं, ये क्या होती हैं, आपकी वायु कुपिकाएं पाई जाती हैं। और गैसों का आदान प्रदान होता है वो कौन से स्तर पर होता है, वायु कुपिका के स्तर पर ही होता है।
वायु कुपिका का एक और डायग्राम देखो भाई, एक डायग्राम और देखो वायु कुपिका का, उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। ये देखो वायु कुपिका, ये देखो, ये हमारी क्या थी, ये हमारी जो श्वसनी थी या तृतीयक श्वसनी थी, उसकी क्या है, शाखाएं। ये क्या है, उसकी शाखाएं हैं। और ये जो शाखाएं हैं ये क्या होती हैं, लगातार विभाजित होती जाती हैं और एंड में जाकर ये किसमें समाप्त होती हैं, इन गुब्बारे नुमा संरचनाओं में क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। और इन गुब्बारे नुमा संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। और ये जो कुपिकाएं होती हैं, इन्हीं में गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान। देखो ये जो गैस है, ये जो आपको ये ऐसे बबल्स जैसे दिख रहे हैं ना, ये क्या है, गैस। और ये जो गैसों का आदान प्रदान, जैसे यहां पर आप देखोगे तो ये हमारी धमनी है, और धमनी है वो हमारा क्या लेकर आ रही है, रक्त लेकर आ रही है। यहां पर इसमें क्या डाल दिया जा रहा है, ऑक्सीजन डाल दिया जा रहा है। क्या डाल दिया जा रहा है, ऑक्सीजन। आपको थोड़ा सा कि यहां पर उल्टा सिस्टम होता है कि धमनी जो रक्त लेकर आती है, जो यहां पर हमारी फुफ्फुसीय धमनी, और इस फुफ्फुसीय देखो धमनी में सामान्य तौर पर हमारा शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। कैसा रक्त पाया जाता है, अशुद्ध, अर्थात जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी। इस कारण यहां पर ऑक्सीजन इसके अंदर डाल दी जाती है, और CO2 है वो कहां पे चली जाती है, वायु कुपिका के अंदर की ओर चली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में वो CO2 तो हमारे नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है, और ऑक्सीजन है इन जो आपके रक्त हैं उसकी सहायता से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहां पर होता है, वायु कुपिकाओं के स्तर पर होता है। अब ये गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, ये सब कुछ हम बाद में देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपको मुख्य रूप से किसके बारे में बताया गया है, फेफड़े के बारे में बताया गया है। अगर फेफड़ों के कुछ कार्य लिखें, फेफड़ों के क्या लिखे भाई, कार्य, तो कार्य कौन कौन से होते हैं, सिंपल सिंपल ही कार्य हैं। एक तो क्या हो गया, ऑक्सीजन को ग्रहण करना। किसको ग्रहण करना, ऑक्सीजन को। दूसरा कार्य हो गया है CO2 को बाहर निकालना, CO2 को बाहर निकालना, यह भी इसका कार्य हो गया। इसके बाद में तीसरा कार्य क्या हो गया है भाई, देखो यह हमारी प्रतिरक्षा में भी मदद करता है। कैसे, वायु के द्वारा जो आपके क्या पाए जाते हैं कि जो भी आपके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, धूल के कण, जो आपके इन सभी चीजों को पार करते हुए फेफड़ों में पहुंच जाते हैं, तो फिर इनमें क्या बनता है, कफ बनता है। क्या बनता है, कफ। और उस कफ को हम बाहर निकालते हैं। तो एक प्रकार से हमें क्या प्रदान करते हैं, प्रतिरक्षा भी प्रदान करते हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर का जो pH होता है वो निश्चित होता है, और हमारा जो रक्त होता है उसका pH कितना होता है, रक्त का pH, रक्त का pH ये होता है 7.4। मनुष्य में जो रक्त होता है उसका pH होता है कितना, 7.4। तो ये जो 7.4 इतना निश्चित क्यों बना रहता है भाई, इस pH नियंत्रण में भी कौन होता है, pH नियंत्रण में फेफड़े भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो फेफड़े हैं आपके pH नियंत्रण में सहायता करते हैं। फेफड़ों के साथ साथ किडनी होती है, वो भी pH नियंत्रण का कार्य करती है। तो इस प्रकार से हमारे जो फेफड़े होते हैं उनके मुख्य रूप से ये कार्य पाए जाते हैं। और फेफड़ों की कैसी संरचना होती है इसको हमने डिटेल में देख लिया है। फेफड़े कैसे दिखाई देते हैं, तो एकदम शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो फेफड़े क्या होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, गुब्बारे नुमा होते हैं, त्रिकोणीय होते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, वक्ष गुहा में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम देखें तो इनका जो आकार होता है, लंबाई होती है आपकी 25 से 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 12 से 15 सेंटीमीटर। इसके अलावा इनकी मोटाई होती है वो 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। दायां फेफड़ा होता है बड़ा होता है, बायां फेफड़ा छोटा होता है। दाएं फेफड़े में 3 लोब पाई जाती हैं, बाएं फेफड़े में 2 लोब पाई जाती हैं। जो श्वास नली होती है वो लगातार क्या होती है, विभाजित है। पहले क्या बनती है, जब 2 हिस्सों में डिवाइड होती है तब उसको बोलते हैं श्वसनी।
इसके बाद में श्वसनी विभाजित होकर बनाती है आपकी प्राथमिक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी विभाजित होकर क्या बनाती है द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी विभाजित होकर बनाती है आपकी तृतीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी से विभाजित होने से क्या बनती है आपकी श्वसनिका, और श्वसनिकाएं अंततः जाकर आपकी श्वसन श्वसनिकाएं और एंड में जाकर गुब्बारे नुमा संरचना में समाप्त हो जाती हैं। और इन गुब्बारे नुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है वायु कुपिका, या इंग्लिश में क्या बोला जाता है एलोलाई। गैसों का आदान प्रदान कहां पर होता है इन्हीं वायु कुपिकाओं में होता है। इन वायु कुपिकाओं के चारों तरफ आपकी क्या होती हैं कि जो पतली पतली रक्त वाहिनियां होती है ना, पतली रक्त वाहिनियां, जिन्हें हम क्या कहते हैं केशिका, क्या कहते हैं केशिका, या जिन्हें हम बोलते हैं कैपिलरी। तो एल्वोलाई और केशिकाओं के बीच में आपके क्या पाया जाता है गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यह सब कुछ आपको ध्यान रखना है। यह सब कुछ था हमारा किसके बारे में श्वसन तंत्र के बारे में। तो श्वसन तंत्र में कौन कौन सी संरचनाएं हैं ये हमने पिछले वीडियो और इस वाले वीडियो में कंप्लीट कर ली है। अगले वाले वीडियो के अंतर्गत हम जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, श्वास कैसे लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।